बैग खरीदा गया, उनको पैसा दिया गया और वो अपील भी कर रहे हैं कि उनको रिटर्न किया जाए पैसा आगे। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि इस पश्चिमी राजस्थान की सबसे बड़ी सभा 10 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की होने वाली है। इस सभा के अंदर तीनों जिलों के अंदर सिरोही, पाली और जालोर हर बूथ से कार्यकर्ता जाएंगे और ये सभा 1.5 लाख लोगों के आने की उम्मीद हमें है और ये लकी सभा होगी। लोगों में उत्साह है। पहले 11 बजे के लगभग नाथ द्वारा के अंदर दर्शन करने के बाद विभिन्न कार्यक्रम, जिसमें सिरोही का मेडिकल कॉलेज भी है, 9 मेडिकल कॉलेज है जिनमें 4 का लोकार्पण और 5 का शिलान्यास, और ब्रॉडगेज रेलवे, नेशनल हाईवे के प्रोजेक्ट इनका लोकार्पित करेंगे। और उसके बाद आबू रोड में ब्रह्म कुमारी संस्था के कार्यक्रम में पधारेंगे और उसके बाद 2 बजे से 4:30 बजे तक आबू रोड की बड़ी सभा जो होगी, जिसके अंदर प्रदेश के कोर कमेटी के सभी लोग उपस्थित होंगे, उस सभा को संबोधित करेंगे। राजस्थान की सरकार आजकल महंगाई राहत कैंप को चला रही है। ये पहला मौका है जब सरकार के धन से छपने वाले विज्ञापनों में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद डोटासरा की तस्वीर भी छपी है। मुख्यमंत्री जी से सवाल मैं करना चाहता हूं, सरकार का महंगाई राहत कैंप है या कांग्रेस पार्टी का है? किस हैसियत से जहां भी महंगाई राहत कैंप होते हैं उसकी सदारत करने के लिए जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और पदाधिकारी को उन्होंने अवगत कर रखा है। इस महंगाई राहत कैंप के माध्यम से उन लोगों को, जो लोग पहले से पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, जिनका पहले से चयन हो चुका है, रजिस्ट्रेशन हो चुका है, पीपीओ नंबर जारी हो चुका है, उनको सिर्फ 250 रुपये महीने पेंशन की बढ़ोतरी के नाम पर वृद्धावस्था और विधवा बहनों को बुलाया जा रहा है। अब मुख्यमंत्री जी को अचानक याद आई कि राजस्थान के अंदर उनकी करोड़ों बहनें हैं। उन्होंने ऐलान किया है कि इस राखी को, अगस्त को, वो 1,35,00,000 बहनों को स्मार्टफोन देंगे। स्मार्टफोन देने की घोषणा पिछली बजट में उन्होंने की थी चिरंजीवी परिवार के नाम पर, और बजट रखा था सिर्फ 2,500 करोड़ रुपए। बजट चाहिए था इनको लगभग 13,500 करोड़ रुपए, और पिछले बजट की घोषणा को हम अभी अमली जामा पहना रहे हैं। ये सरकार अब तक के सबसे बड़े कर्जे को ले चुकी है। सरकार का खुद का टैक्स रेवेन्यू सिर्फ पेंशन, ब्याज की अदायगी और वेतन, उस पूरे में 125% ज्यादा उस पर खर्च होता है। सरकार की कोई भी बजटीय घोषणा पूरा होना संभावित नहीं है। थोथा चना बाजे घने की तर्ज पर घोषणाएं दर घोषणाएं, इस जिले के अंदर भी इस सरकार ने कई घोषणाएं की थी, और मैं समझता हूं कि वो घोषणाएं भी धरती पर नहीं उतर पाई। और अब मुख्यमंत्री जी ये कह रहे हैं कि मेरी सरकार, पिछली बार इन्होंने जो घोषणाएं की थी जवाई पुनर्भरण की, उस सहित सारी घोषणाएं अभी अधर में लटकी है। मुख्यमंत्री जी का ये कहना कि उनकी सरकार को गिराने के अंदर केंद्रीय नेताओं की भूमिका थी, और उन्होंने ये कहा कि उनकी जानकारी में है जिन्होंने पैसा लिया, पैसा लौटाने की अपील भी वो कर रहे हैं, और पैसा खर्च कर दिया तो उस पैसों के खर्च के पैसों का पुनर्भरण भी खुद करने की बात कर रहे हैं। हाकिम भी खुद है, गृह मंत्री भी खुद है, और पुलिस भी खुद की है। इन्होंने 4 एफआईआर दर्ज कराई थी जब इनकी सरकार कोप भवन में गई थी
5 सितारा होटल में सरकार के 2 अलग अलग कैंप किए हुए थे, एक मानेसर में था तो एक जैसलमेर में था। तब मुख्य सचेतक महेश जोशी जी ने 4 एफआईआर कराई थी। एफआईआर नंबर 47, एफआईआर नंबर 48, एफआईआर नंबर 49 ये एसओजी में थी। एफआईआर नंबर 129 ये एसीबी में थी। इन चारों एफआईआर में उन्होंने आरोप लगाया था कि उनकी सरकार को गिराने की साजिश हो रही है, पैसों का लेन देन हुआ है। इनमें एफआईआर क्यों लग गई? उनकी पुलिस जब एफआईआर दे चुकी है और उसके बाद किस बुनियाद पर अब वो बात कर रहे हैं, किस आधार पर उनकी कब और कैसे आदरणीय वसुंधरा जी से बात हुई, उनके पास कोई प्रमाण है? कैलाश मेघवाल जी से ने उनको कब कहा कि आपकी सरकार चले, इसके लिए पक्षधर है? सरकार अपने आक्षेप लगाकर उनकी छवि धूमिल करने की सरकार कोशिश कर रही है। मैं समझता हूं कि इसमें वो कामयाब नहीं होगी। और मुख्यमंत्री जी शायद भूल गए कि अब तक इनको पूरा निगलने का काम 2 बार अपने कार्यकाल में पूरा कर चुके हैं। इनको कौन सा ऐसा आकर्षण था, कौन सा ऐसा आकर्षण है कि 13 निर्दलीय विधायक उनका समर्थन दे रहे हैं? मैं उन निर्दलीय विधायकों पर आरोप लगाऊं उचित नहीं, पर मुख्यमंत्री जी जरा बता तो दें, और किस आधार पर उन 92 विधायकों ने, जब कांग्रेस का आला कमान के दूत बनकर जो लोग आए थे आज के राष्ट्रीय, चूंकि ये सारी बातें माननीय उच्च न्यायालय की खंडपीठ में, इसलिए मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा। और उन्होंने उच्च न्यायालय में कहा, जब विधानसभा अध्यक्ष ने 113 दिन के बाद इन त्याग पत्रों को रद्द किया तो ये लिखा कि उन सारे विधायकों ने लिख के दिया कि उन्होंने स्वैच्छिक त्याग पत्र नहीं दिया था। तो ये दबाव किसका था? ये कई प्रकार के सवाल है। और मैं समझता हूं कि इन दिनों में जिस प्रकार का वातावरण बना, उनके गृह जिले और गृह नगर के अंदर, जहां पहले एक बार स्वतंत्रता सेनानी बिस्सा जी की मूर्ति पर पाक समर्थित झंडे लगाने के लिए सांप्रदायिक तनाव हुआ था, एक बार फिर कल द फिल्म केरल स्टोरी, उसके अंदर सिर्फ उसके स्टेटस को लगाने पर एक नौजवान को धमकी मिली और अब तक उन्हें जिन्होंने धमकी देने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये उसी प्रकार की धमकी है जो उदयपुर में कन्हैया लाल जी को, जब नुपुर शर्मा के वीडियो टेलीफोन पर स्टेटस लगाया था, उनको धमकी दी, बाद में सर कलम हुआ। ये सांप्रदायिकता की आग में राजस्थान की भट्टी जल रही है। और मैं समझता हूं कि जिस प्रकार का भ्रष्टाचार, और भ्रष्टाचार के अंदर अगर अग्रणी जिला कोई है तो जालौर है। जालौर में सरकारी धन की लूट मची है। अभी नम्रता प्रोजेक्ट के बारे में जिस ऑडिट रिपोर्ट में कहा गया कि 16 करोड़ 82 लाख रुपए अधिक पेमेंट हो गया, उसके बाद भी 20 करोड़ का पेमेंट होना, एक्सीएन द्वारा टिप्पणी विपरीत करने पर उसको ईपीओ करना, ये तो बानगी एक विभाग की है। ये पूरा सांचौर में 2 नाबालिग बहनों बच्चियों के साथ बलात्कार और उनकी हत्या, और इसी 21 अप्रैल को कपड़े की दुकान के अंदर शटर के नीचे से उसको जलाने का प्रयास। और मैं समझता हूं कि जिस प्रकार की दुष्कर्म की घटनाएं बढ़ रही है, निश्चित तौर पर चिंता की बात है। मुख्यमंत्री जी महंगाई कम करने की बात कर रहे हैं, तो मैं मुख्यमंत्री जी से कहता हूं कि ये जो पेट्रोल और डीजल पर उन्होंने जन घोषणा पत्र में कहा था कि हमें सरकार हमारी बना दो, हम उसको वेट के दायरे में लेकर आएंगे। आज महाराष्ट्र के बाद सर्वाधिक पेट्रोल और डीजल पर वेट गई है तो राजस्थान के अंदर है। आज इन्होंने 6 बार वेट बढ़ाया। जो भारतीय जनता पार्टी के समय में 26% वेट था पेट्रोल पर, वो आज 31.4% है, और डीजल पर भी ज्यादा इन्होंने बढ़ाया। सर्वाधिक वेट है, इसको कम करें। महंगाई से निजात दिलाना चाहते हो तो ये कम करें। सर्वाधिक मंडी टैक्स है 2 रुपये 60 पैसा प्रति सैकड़ा राजस्थान के अंदर। सर्वाधिक महंगी बिजली है उद्योगों को। और अभी इन्होंने जिस प्रकार इंडोनेशिया से कोयला मंगाया और उसके अंतर की राशि को अभी फ्यूल चार्ज के रूप में इस बार फिर 49 पैसे फ्यूल चार्ज के लिए इन्होंने नियामक आयोग ने आदेश जारी किया है। औसतन 59 पैसे प्रति यूनिट हर उपभोक्ता को देने पड़ रहे हैं, और दावा कर रहे हैं कि बिजली के दाम नहीं बढ़ा रहे। बिजली की कमी को दिखाते हुए अपने थर्मल पावर हाउस को बंद करके
महंगी बिजली खरीदने में 4 रुपए 60 पैसे से लेकर पिछली बार इन्होंने 17 रुपए तक खरीदी, इस बार इन्होंने 14 रुपए तक खरीदी। 14,000 करोड़ से ज्यादा की बिजली खरीद में जिस प्रकार का भ्रष्टाचार खरीदा है। पिछले साल इन्होंने अडानी समूह को एक सिंगल टेंडर आरटीपीपी एक्ट को धज्जियां उड़ाते हुए 1042 करोड़ का 5,79,00,000 टन कोयला इन्होंने खरीदा 18,000 रुपए मैट्रिक टन से। और इस बार फिर वो इंडोनेशिया से कोयला खरीद रहे हैं और उसमें रेट आई इनकी 15,000 मैट्रिक टन। तो मैं समझता हूँ 3,000 मैट्रिक टन ये कहाँ गया, कैसे गया। और आज मैं समझता हूँ कि महंगाई राहत कैंप में जो लोगों को बुला भीड़ इकट्ठी करके उन्हें जिस प्रकार का राजनीतिक भाषण दे रहे हैं और कांग्रेस के बैनर लगा के कांग्रेस के जिला अध्यक्षों के साथ मिलकर जो बात कर रहे हैं, और विशेष तौर पर कई जगह तो मोदी बचाओ भगाओ देश बचाओ इस प्रकार के पोस्टर भी लगा रहे हैं, ये संघवाद को कमजोर करने की बात है, इससे कामयाब नहीं होंगे। इस सरकार की विदाई तय है। ये सरकार ने सर्वाधिक रंगदारी वसूल करने का काम हुआ है। प्रोटेक्शन मनी देने के लिए व्यापारी मजबूर रहा है। एनसीआरबी के आंकड़ों ने सरकार की कानून व्यवस्था की धज्जियां खोल दी है और विकास के नाम पर सिवाय घोषणा के अलावा कुछ हुआ नहीं। इन सारी बातों को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे और निश्चित तौर पर हम सरकार की कलई खोलने का काम करेंगे। मोटे तौर पर मुझे इतना ही कहना था। अब आपको कोई सवाल करना तो कर लें। सर, बजरंग दल को बैन लगाया जा रहा है, उसके लेकर बीजेपी क्या? बजरंग दल को बैन ये सरकार जिसने पीएफआई की रैली को कोटा में मंजूरी दी और अशोक गहलोत जी ने कर्नाटका में जाकर बजरंग दल पर बैन लगाने के लिए मैनिफेस्टो जारी किया। मैं स्वागत करूंगा, हिम्मत है तो यहाँ करके देखे वो। मैं समझता हूँ कि इनकी खुद की इंटेलिजेंस ने माना है कि राजस्थान के आदिवासी क्षेत्रों में सिमी और आईएसआई जैसी एजेंसी अपने काम को धर्मांतरण की दृष्टि से आगे बढ़ा रही है, उनको रोके तो अच्छी है। आज हमारे बॉर्डर पर सर्वाधिक मादक पदार्थों की तस्करी हो रही है और अब ये बजरंग दल पर बैन लगाने की बात कर रहे हैं। इनमें इतनी हिम्मत नहीं कि ये इस प्रकार का कोई काम कर सके। सर, आपने कहा सरकार की विदाई तय है और गहलोत साहब कह रहे हैं कि ओपीएस इस बार जो लागू किया है वो उनकी पुनः सरकार को वापस लाने में बहुत सहायक साबित होगा। आपकी बीजेपी सरकार आएगी तो क्या ओपीएस बंद करेंगे? देखिए, ओपीएस में भी इन्होंने कहा था कि हम किसानों को जीपीएफ का कर्मचारियों को जो इनका जीपीएफ का फंड है उसका लाभ देंगे। ओपीएस में जो कर्मचारियों का अंशदान था उसमें उनको अधिकार था 40% की राशि वो कभी भी विड्रॉ कर सकते थे, जो जीपीएफ में भी था उसको ये कर नहीं पाए। हम ओपीएस को व्यवहारिक तौर पर और अच्छी तरह लागू करने की बात जरूर करेंगे, परंतु इन्होंने जिस प्रकार आनन फानन में किया, बिना तैयारी में किया, ये गले का फांस बनेगी। जो सुविधाएं ओपीएस में कर्मचारियों को दे है वो कर्मचारियों को मिल नहीं रही। न्यू पेंशन स्कीम में जिन्होंने पीएफआरडीए फंड में से पैसा विड्रॉ किया वो लगभग 6,000 करोड़ रुपए, 6,800 करोड़ रुपए वापस कर्मचारियों को जमा करवाए। इन्होंने 6 अलग अलग सर्कुलर जारी करके कर्मचारी आंदोलन कर रहा है। मंत्रालय कर्मचारी आज उनका 21वां दिन है आंदोलन का। आज ग्राम विकास अधिकारी आंदोलन कर रहा है, सरपंच ताले लगाए बैठे हैं और मैं समझता हूं कि हर वर्ग आंदोलन कर रहा है। आज पीडब्ल्यूडी के ठेकेदारों ने काम बंद कर रखा है और सरकार कह रही है कि हमें महंगाई राहत देंगे। महंगाई राहत देना है तो वेट कम करो, बिजली में फ्यूल चार्ज की राशि वसूल कर रहे हैं उसको बंद करो और मंडी टैक्स कम करो, बिजली की दरों को कम करो। मैं समझता हूँ इस ढकोसले को सब जानते हैं और महंगाई राहत कैंप सरकार के हैं या कांग्रेस पार्टी के, सरकार इसको स्पष्ट करे मुख्यमंत्री। सर, बीजेपी की नीति रही है कि प्रदेश और देश में हमेशा एक चेहरों को आगे करके चुनाव लड़ना है और इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है कि राजस्थान में कोई चेहरा नहीं है, केवल मोदी के नाम पे चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हम संगठन नीत लोग हैं। हमारे यहाँ जिस तरह जो हमारे अध्यक्ष होते हैं वो कोई व्यक्ति से ज्यादा इंस्टीट्यूशन है, इसलिए हमारे चेहरे पर कभी पहले भी कोई संघर्ष नहीं था, आगे भी कोई संघर्ष नहीं है और हमारे पास विश्व का सबसे लोकप्रिय नेता का चेहरा है
और इसके बारे में निर्णय करने के लिए अगर हमारा केंद्रीय नेतृत्व निर्णय के उपयुक्त समझेगा तो निर्णय करेगा। बाकी भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल एक मत और एक राय होकर कांग्रेस को उखाड़ फेंकने के लिए संकल्पबद्ध है। सदन में बहुत अनुभवी होने के बावजूद राजेंद्र राठौड़ इस दौड़ में शामिल है या नहीं? बिल्कुल नहीं, कभी ना जहन में बात थी ना जहन में बात आएगी। पार्टी ने जो दायित्व दिया है, जो कार्यकर्ता के रूप में काम करने का मौका दिया है, निश्चित तौर पर उस काम को करेंगे। मिशन 2023 के अंदर बीजेपी क्या गुजरात मॉडल अपना करके नए चेहरों को उतारने की प्लानिंग है? देखिए, कुछ ऐसे सवाल है जिन सवालों पर टिप्पणी करने का अधिकार मेरे जैसे कार्यकर्ता को नहीं है। ये फैसला हमारा संसदीय बोर्ड करेगा और हमारे संसदीय बोर्ड जो फैसला करता है उसको हम ना तो चुनौती देते, इसलिए जो भी फैसला करेगा वो हम स्वीकार करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की जो आबू रोड में रैली होने वाली है, आबू रोड, पाली और जालोर का जो एरिया है, ये पिछले 20 साल से बीजेपी का गढ़ माना गया है। ये रैली आबू रोड में करने के पीछे क्या मकसद है? आबू रोड के अंदर जब वो नवंबर में आए थे और वहाँ से हेलीकॉप्टर से दिल्ली जा रहे थे, तब सिर्फ क्योंकि वो वहाँ से आ रहे थे, उसी स्थल पर हम लोगों ने सिर्फ स्टेज लगाकर थोड़ा सा आमंत्रण दिया था, उसमें हजारों लोग आ गए। 10 बज गए, वो अपनी बात नहीं कह पाए, इसलिए उन्होंने वादा किया था। ये संस्कार है हमारे नेता में। उन्होंने कहा मैंने जो वादा किया था मैं फिर आऊँगा, फिर मिलूंगा, व्यक्ति को नमन करते हुए, इसलिए फिर अपने वादे को निभाने आ रहे हैं। इसको उस मायने से देखा नहीं जाना चाहिए। सर, कांग्रेस राहत कैंप लगा के चुनावी मुद्दा बना के आगे आ रही है। गैस की टंकी के भाव कम कर दिए 1000 से 500 रुपये। ये जो इन्होंने अब आपका क्या रहेगा इसमें? जब जन घोषणा पत्र दिसंबर 2018 में जारी किया था, तब जन घोषणा पत्र में इन्होंने बड़ी 3 घोषणाएं की थी। एक तो राजस्थान में महंगाई को रोकने के लिए हमारी सरकार आएगी तो हम नीति बनाएंगे। दूसरा, गैस जो रसोई गैस है इसके मूल्य पर नियंत्रण करने की नीति बनाएंगे। तीसरा, पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाएंगे। ये बात थी 4.5 साल पहले इन्होंने जन घोषणा पत्र जो अधिकृत दस्तावेज बना सरकार का, पहली कबीना की बैठक में उसको सरकारी दस्तावेज बनाया। उस वक्त के बाद उस पर सरकार मुकरी, और अब जब सरकार को पता है कि सितंबर के आखिरी सप्ताह में आचार संहिता आ जाएगी, तब सरकार थोथी घोषणाएं कर रही है। ये एक बार भी अगर दे देंगे, अगर गैस की टंकी एक बार दे दी तो दोबारा इनको देनी नहीं पड़ेगी, देंगे नहीं तब तक आचार संहिता आ जाएगी। इसलिए एक बार ये कह रहे हैं कि हमने 100 यूनिट तक की पेंशन बिजली फ्री दे रहे हैं, 50 यूनिट तक की बिजली फ्री देने की बात इन्होंने पिछली बार कही। पिछली बार आप बिल उठा के देख लें, दिसंबर 2018 का और इस बार दिसंबर का, पिछले दिसंबर का, अगर दुगना बिल नहीं हो तो मैं आपको बात मानने को तैयार हूँ। मतलब ये सिर्फ ढकोसले हैं, ये आभासी काम है और ये कपोलकल्पित बातें हैं, इसमें सरकार को कोई लाभ नहीं मिलेगा। सर, मणिपुर पिछले 5 दिन से सुलग रहा है, वहाँ आपको एक ही सुन रहे हैं कि जो दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, उसको लेकर किसी मणिपुर ये वो इलाके हैं जहाँ बरसों से हमने कई प्रकार की अशांति के दौर से देखे हैं। इन सालों में बिल्कुल शांत और कानून के साथ ठीक रही, इसलिए इस बार थोड़ी सी हलचल होने पर भी निगाह लगी हुई है। मैं समझता हूँ कि हमारा सक्षम केंद्रीय नेतृत्व और हमारे सक्षम गृह मंत्री जी इस पर नियंत्रण कर रहे हैं, बट अब काफ़ी कुछ नियंत्रण में नहीं है।